स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नया टॉपिक है। एक बात बताओ, कोई भी करंट कैरिंग वायर, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, चाहे वो सर्कुलर वायर हो, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई भी फील्ड होती है तो वहां पे फील्ड लाइंस भी होते हैं, तो वही पढ़ाना है। तो कहा गया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट है मान लो, तो वहां पे उसके चारों तरफ, उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस होंगे। सर्कुलर लाइन, इस तरह के लाइंस होंगे, याद रखना ये कॉन्सेप्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर ऑलवेज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइन। सब नोट्स में भेजूंगा मैं। और अगर इस फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींच दें, यानी टचिंग लाइन खींच दें, तो वो वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। जैसे स्ट्रेट वायर की जगह पे फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। करंट ऊपर जा रहा है, ये ऐसे देखो, ऐसे पकड़ेंगे, थंब को रखेंगे करंट की तरफ, कैप करंट है, सारी उंगलियां इधर आ गई, याद करो। तो इधर फील्ड आउटवर्ड, इधर फील्ड इनवर्ड। तो आउटवर्ड फील्ड है तो टेंजेंट आउटवर्ड है तो ऐसे दिखाना इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इधर इनवर्ड था तो टेंजेंट अंदर होगा, तो टेंजेंट ही देगा, ये तो पक्की बात है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेंजेंट ही देगा। लेकिन आउटवर्ड है तो टेंजेंट बाहर की तरफ ऐसे होगा, इनवर्ड है तो टेंजेंट ऐसे जाएगा, अंदर जाएगा। हो गया। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी की, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होते हैं, और उस फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दोगे तो वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। इनवर्ड इंटेंसिटी है तो टेंजेंट अंदर कर देना, आउटवर्ड है तो ऐसे कर देना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कैसा है बेटा? ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, बट यहां करंट सर्कुलर लूप में है, तो फील्ड लाइंस तो होगी। करंट है तो फील्ड है, फील्ड है तो फील्ड लाइंस है। बट अगर वायर करंट सर्कुलर है, सर्कुलर लूप है, तो फील्ड लाइंस के बारे में क्या बताया गया? सुनो, यहां क्या बताया गया कि यहां फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगी, सेंटर पे स्ट्रेट होंगी, और उसके बाद फिर कर्व होने लगेगी। कर्व एंड पे एकदम धीरे धीरे पूरी तरह से कर्व हो जाएंगे। कर्व देखते जाओ, कर्व एंड पे एकदम कर्व हो जाती है। जितना दूर जाओगे कर्व, ऐसे कर्व हो जाती है, कर्व हो जाती है। तो जब करंट कैरिंग वायर सर्कुलर है तो बेटा लाइंस भी सर्कुलर ही शेप लेती हैं, पर सेंटर पे स्ट्रेट होती है, सेंटर पे। अब करंट देखो कैसे एंटी क्लॉकवाइज की फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड। पेच यहां तो लगेगा पेच वाला रूल, यहां लगता है थंब रूल, यहां इंटेंसिटी की डायरेक्शन के लिए स्क्रू रूल। तो क्लॉकवाइज तो फील्ड इनवर्ड, याद करो, एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड आउटवर्ड। तो आउटवर्ड है तो लाइन का जो एरो होगा वो नीचे रखना, आउटवर्ड है तो लाइन का एरो नीचे रखना, नीचे ऐसे, नीचे की तरफ। और अगर क्लॉकवाइज करंट होता तो फील्ड इनवर्ड होती, तो इनवर्ड की फील्ड लाइंस ऊपर दिखाना, अंदर हमेशा ऐसे जाता है, देखो ऊपर, और आउटवर्ड नीचे ऐसे। तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गया? कि अगर वायर स्ट्रेट है तो फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी, वायर सर्कुलर है तो फील्ड लाइंस भी सर्कुलर होंगी, पर सेंटर पे स्ट्रेट होंगी। क्यों सेंटर पे? क्योंकि सेंटर पे फील्ड मैक्सिमम होती है, और जहां फील्ड मैक्सिमम होती है वहां लाइन स्ट्रेट दिखाया जाता है, उसके अलावा सर्कुलर होती है। तो स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड लाइंस का शेप ऐसा, और सर्कुलर वायर के लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो फील्ड लाइंस का शेप ऐसा। तीसरा पॉइंट है कि अगर नंबर डेंसिटी देखा जाए लाइन का, नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर पर यूनिट एरिया। मान लो पूरे रीजन में लाइंस फैली हुई हैं, तो लाइन की काउंटिंग हमेशा पर यूनिट एरिया में की जाती है बेटा, पर यूनिट एरिया में हमेशा की जाती है। तो अगर आप नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया कहीं पर देखो, किसी रीजन में यूनिट एरिया में लाइन देखो,
फिर कहीं और भी यूनिट एरिया में देखो, तो जो नंबर डेंसिटी होगी यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया जहां ज्यादा होगी वहां समझो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। जहां फील्ड लाइंस की नंबर डेंसिटी कम होगी, जहां पर यूनिट एरिया में लाइंस कम मिलेंगे, वहां पे बोलोगे वहां पे फील्ड वीक है, फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर है, वहां पे फील्ड स्ट्रांग नहीं है। यानी क्या पता चला कि जो नंबर डेंसिटी होती है यानी नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया वो फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बताती है। याद रखना, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट नोट्स में इसका है, सेकंड पॉइंट नोट्स में इसका है, थर्ड वो नंबर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ पढ़ा था। गॉस लॉ याद करो, गॉस लॉ से मिला तो गॉस लॉ क्या था, अगर एक चार्ज को बंद करके देखा जाए, एम्पियर ने बताया अगर एक करंट कैरिंग वायर को बंद करके देखा जाए, चार्ज को सरफेस से बंद करते थे, इसे कहते थे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस मिला के पढ़ा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर। करंट को लूप से बंद करते हैं, तो चूंकि एम्पियर्स लॉ पढ़ा रहा हूं तो इसे एम्पिरियन लूप कहते हैं। बस खत्म हो गया, मिला के पढ़ा दूंगा मैं। गॉस ने क्या बताया था कि अगर चार्ज को बंद करके चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, उन्होंने क्या कहा था, इसे याद करो, ये था, इसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर अ क्लोज चार्ज की फील्ड का एक बंद सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोज शेप है तो इंटीग्रेशन में क्लोज लगा देंगे। इन्होंने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो इसे कहोगे आप लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, यस, ऑफ वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। वह चार्ज को बंद करके इन्होंने बनाया, इन्होंने करंट को बंद करके बनाया। उन्होंने चार्ज की फील्ड का सरफेस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दिया, इन्होंने करंट की मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के रिस्पेक्ट में दिया, क्योंकि लूप का लेंथ लिया जाता है और सरफेस का एरिया लिया जाता है। इसे कहेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज सरफेस। उन्होंने क्या बताया था कि ये जो आएगा रिजल्ट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस अराउंड अ चार्ज, Q अपॉन मीडियम की परमिटिविटी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने क्या बताया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप अराउंड अ करंट इज इक्वल टू वहां एप्सिलॉन नॉट, यहां म्यू नॉट, वहां चार्ज, यहां करंट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर अराउंड अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बिल्कुल गॉस जैसा है एकदम। वहां चार्ज बंद करना था, यहां करंट को बंद करके दिखा गया। वहां सरफेस में बंद करना था, यहां लूप में बंद किया गया। तो वहां फील्ड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एरिया, यहां फील्ड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। इसे पढ़ेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस। इसे पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज लूप, लूप से लूप में लाइन, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, यहां म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। वहां परमिटिविटी, यहां परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटी होती है। तो ये जो आपने पढ़ा, ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो मैंने गॉस से रिलेट करके समझा दिया। नोट्स में अच्छे से है, इसको देखो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब मैं इसका प्रूफ कराता हूं स्टूडेंट्स। अब देखना, मैं अब एम्पियर सर्किटल लॉ जो मैंने अभी पढ़ा है उसका प्रूफ करवा रहा हूं। कैसे प्रूफ होगा, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना पड़ेगा, ले लिया। बंद करना पड़ेगा, कर दिया। तो लिखा है टू प्रूव वी कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड अ सर्कुलर एम्पीरियल लूप, याद है ना, जिससे बंद करते हैं उसे एम्पीरियल लूप अराउंड अ कंडक्टर। उस लूप का रेडियस भी मान लो, रेडियस हमने लिख दिया है, देखो ये रेडियस इसका है बेटा, कितना रेडियस है, r, ठीक है।
तो एक बात बताओ, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? सर्कुलर। याद करो, भूल गए? यानी ये सर्कल दो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल मीनिंग है सर्कल का। एक तो एम्पीरियल लूप है ही है, लूप तो सर्कुलर बनाया ही बनाया, और साथ साथ लॉन्ग वायर की फील्ड लाइन भी सर्कुलर ही होती है। लिखा है हेयर सर्कल अराउंड द कंडक्टर रिप्रेजेंटिंग बोथ एम्पीरियल लूप, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको किसको बच्चे? बोथ एम्पीरियल लूप एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्योंकि एक लॉन्ग वायर के चारों तरफ फील्ड लाइंस भी सर्कुलर ही होती है, भूलिए मत। तो ये सर्कल फील्ड लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और लूप भी सर्कुलर है, एम्पीरियल लूप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, ये सर्कल दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लूप को भी और फील्ड लाइंस को भी। चलो, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब हमें क्या है? बी डॉट डीएल को हटाकर ये लाना है। तो मुझे बी भी चाहिए, डीएल भी चाहिए। तो सबसे पहले आपने जो सर्कल बनाया उसका रेडियस आर। अब फॉर्मूले में आ जाओ, डीएल किसका होता है? लूप का, लूप की लंबाई का पार्ट। तो लूप की लेंथ में कहीं भी छोटा सा डीएल ले लो, कहीं पर भी छोटा सा डीएल उठा लो। ये मैंने यहां पर डीएल ले लिया, ये रहा डीएल, राइट? डीएल किसका होता है? लेंथ किसकी होती है? लूप की ना बेटा, किसकी? लूप की। तो ये डीएल ले लिया। तो कभी भी किसी भी सर्कल पे डीएल कट होता है वो अलोंग द टेंजेंट, तो जो डीएल कट होगा अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। और क्या चाहिए? बी चाहिए। बी क्या होती है? फील्ड इंटेंसिटी। किसकी? करंट की। तो करंट की इंटेंसिटी यहां पर क्या पढ़ाया था? टेंजेंट के अलोंग जाएगा। फील्ड इधर आउटवर्ड है, इधर इनवर्ड है, तो इनवर्ड का टेंजेंट ऐसे जाएगा। तो अगर यहां पर मुझे डीएल कट करना है कहीं पर, डीएल छोटा सा टुकड़ा कहीं पर भी कट करना है कहीं पर, तो अलोंग द टेंजेंट कट करेंगे। और फील्ड लाइंस भी यहां पर दिखानी है, इंटेंसिटी, फील्ड की इंटेंसिटी बेटा, लाइंस तो सर्कुलर है, फील्ड की इंटेंसिटी दिखानी है तो वो भी अलोंग द टेंजेंट। तो अगर समझा जाए तो बी और डीएल के बीच क्या एंगल बनेगा? 0 डिग्री। ये डीएल है, ये वेक्टर होता है, ये भी छोटा सा साइड वेक्टर भी लिया जाता है। तो अगर थीटा मान लो एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड डीएल, तो वो 0 डिग्री होगा। क्यों 0 होगा? फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द टेंजेंट ही दिखाई जाती है, और डीएल भी कट करेंगे तो वो भी अलोंग द टेंजेंट ही कट होगा। डीएल किस पे कट हो रहा है? लूप की, लूप पे कट हो रहा है। फील्ड इंटेंसिटी किस पे दिखाया गया है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, क्योंकि सर्कल दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेट वायर के चारों तरफ फील्ड लाइंस भी सर्कल में दिखाया जाता है और लूप भी सर्कल लिया है, तो लूप को मान के चलेंगे तो डीएल दिखेगा, और सर्कल फील्ड लाइन से तो उसके अलोंग बी भी दिखेगा। और फील्ड लाइंस हो या डीएल हो, दोनों कटता है अलोंग द टेंजेंट। तो बी और डीएल के बीच जब एंगल की जरूरत पड़ेगी तो थीटा मान लो 0 डिग्री ही लेके चलेंगे। अब आ जाओ, मुझे बी डॉट डीएल को खोलना है। खोलो बी डॉट डीएल। अब बताओ, एक बात और बता दो, बी किसकी फील्ड है? करंट की। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। और यहां पे लेंगे ना, जहां पे डीएल लिया वहीं पे फील्ड लिखेंगे ना, तो आर डिस्टेंस पे। और मैंने पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में लॉन्ग वायर की फील्ड, किसी भी लॉन्ग वायर की फील्ड याद कीजिए। आपको याद है या नहीं याद है? मैंने पढ़ाया था लॉन्ग वायर की फील्ड अगर आर डिस्टेंस पे हम देखते हैं, याद करो बेटा, क्या होता है? क्या होता है? बी का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद कीजिए, किसी भी लॉन्ग वायर की फील्ड का फॉर्मूला यही होता है। बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखो यही बी मिल गया, मुझे पहले से पता था। तो अब क्या किया हमने? बी डॉट डीएल को खोला। कहां गया भाई? बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट खुलता है तो किसमें खुलता है? कॉस में, बी डीएल कॉस थीटा। अगला स्टेप, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू थीटा क्या हो गया? थीटा तो आप 0 डिग्री रखोगे, ये 0 डिग्री है, cos 01, तो b डॉट डीएल बन गया b डीएल। फिर b डॉट डीएल इज इक्वल टू b डीएल। b के जगह पे क्या रख दोगे? b नॉट आई बाई 2 पाई आर। डीएल के जगह पे डीएल क्या हो गया? b के जगह पे जो b की वैल्यू है वो रख दो, और इनटू व्हाट? डीएल, राइट? यहां पे हमने क्या किया बच्चे? b डॉट डीएल में क्या किया? b की भी वैल्यू पुट कर दी। b की वैल्यू b नॉट आई बाई 2 पाई आर,
और डीएल। अगले स्टेप में बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, म्यू नॉट कांस्टेंट फिक्स, आई कांस्टेंट फिक्स, 2 पाई आर कांस्टेंट फिक्स, सब फिक्स है, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगला स्टेप बी डॉट डीएल का क्या आएगा, देखते जाओ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर डीएल। डीएल जब इंटीग्रेट होगा, डीएल लेंथ है, इंटीग्रेट होगा तो पूरा 2 पाई आर बनेगा। तो अगले स्टेप में डीएल बड़ा होगा, 2 पाई आर बन गया, 2 पाई आर कट गया। तो अब जो बी डॉट डीएल जो चला आ रहा था, बी डॉट डीएल खुला, पहले ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर बी की वैल्यू पुट की, फिर इसको बाहर लेके डीएल को इंटीग्रेट करके रखा, फिर कट के आ गया, ये कट जाएगा, मी नॉट आई आ तो गया, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई। तो जो मैंने पढ़ाया था वो प्रूफ हो गया कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर एक क्लोज लूप में बंद करके देखें, किसी भी करंट कैरिंग वायर को, और उस केस में अगर बी डॉट डीएल निकालें, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो वो मी नॉट आई आ जाएगा। कैसे किया, फिर से सुनो। सबसे पहले क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, इसको फिर बंद किया। किससे बंद किया, किससे बंद किया, लूप से बंद करेंगे। लूप कैसा लिया, सर्कुलर लिया। चलो, और एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ फील्ड लाइंस भी कैसी होती है, सर्कुलर। तो इससे क्या पता चला बच्चे, ये जो फील्ड लाइंस है, ये जो सर्कल है, ये दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लूप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और फील्ड लाइंस को भी कर रहा है। तो डीएल किसका लेते हो, लूप का, लूप पे डीएल लोगे। डीएल कटता है हमेशा अलोंग द टेंजेंट, लिखा है मैंने। वी नो दैट टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड डीएल आल्सो कट अलोंग टेंजेंट, दोनों कट अलोंग द टेंजेंट कट होगा। फील्ड लाइन से तो इंटेंसिटी भी अलोंग द टेंजेंट जाएगी, इनवर्ड है तो इनवर्ड, आउटवर्ड होता तो आउटवर्ड, बट होता तो अलोंग द टेंजेंट। और ये लूप पे ही डीएल कट होगा, तो वो भी डीएल कहीं भी कट करोगे, यहाँ कहीं पर वो भी अलोंग द टेंजेंट, और कहीं पर फील्ड भी देखोगे तो वो भी अलोंग द टेंजेंट। तो फील्ड और डीएल के बीच एंगल अगर माना जाए, जरूरत पड़ेगा तो क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। बस सारा डाटा मिल गया। अच्छा, ये वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी भी देखनी है, क्योंकि जब हम खोलेंगे तो मुझे बी को भी खोलना है। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को, किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, वायर की। कितने डिस्टेंस पे सब देख रहे हैं, आर डिस्टेंस पे। तो लॉन्ग वायर की इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, मी नॉट आई बाई 2 पाई आर। सारा डाटा कलेक्ट हो गया, बी दिख गया, डीएल दिख गया, इनके बीच का एंगल दिख गया, इस बी की वैल्यू दिख गई, सब मिल गया। अब बी डॉट डीएल को खोलो। डॉट प्रोडक्ट किस पे खुलता है, कॉस में, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो बी डीएल कॉस थीटा। थीटा क्या है बेटा, 0। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, ये बी डीएल बन गया। फिर बी की वैल्यू पुट करो, मी नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू डीएल। अगले स्टेप में मी नॉट फिक्स, करंट नहीं बदल सकता, रेडियस जो है सो है, सब कांस्टेंट बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रेशन रह गया। डीएल छोटा सा लेंथ है, बड़ा होगा तो पूरे 2 पाई आर को कवर करेगा। 2 पाई आर कट गया, तो क्या बच गया, बी डॉट डीएल कहां पे आके रुक गया, मी नॉट इंटू आई। अच्छा, ये तो पता है ना आपको कि इंटीग्रेशन में अगर हम ये लगाते हैं, इंटीग्रेशन में ऐसे गोल सा लगाते हैं, तो ये किसके लिए होता है, सरफेस है तो सरफेस, लूप है तो लूप, लेकिन वो क्लोज लूप के लिए होता है। अगर कोई भी रूल क्लोज लूप के लिए डिफाइन हो रहा है तो इंटीग्रेशन में ऐसा क्लोज बना देते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, समझ में आ गया अब आपको। क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को क्लोज लूप में बंद करके अगर उस करंट कैरिंग सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड निकालकर उस लूप के लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए, लूप की लेंथ किसकी, लूप की, इसके लिए इसका करंट, इसकी फील्ड, बट लूप की लेंथ के रिस्पेक्ट में, बंद लूप की लेंथ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए, तो यहां पे आके मामला रुक जाएगा, मी नॉट इनटू करंट। उसके लिए लूप लेना सर्कुलर, तो लूप पे डीएल कट करोगे तो अलोंग द टेंजेंट, और जानते हो कि फील्ड लाइंस भी सर्कुलर ही होती है, तो फील्ड लाइन सर्कुलर होती है तो इंटेंसिटी भी अलोंग द टेंजेंट। यानी ये लूप डबल मीनिंग को शो कर रहा है। ये लूप क्या क्या चीज है बताओ जरा, ये लूप क्या क्या है बताओ। ये लूप एक तो फील्ड लाइंस भी है, ऑल्सो ये सर्कल है, ये फील्ड लाइंस भी है, ऑल्सो एम्पीरियन का लूप, एम्पीरियन लूप भी है, दोनों चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फील्ड लाइंस भी है और एम्पीरियन लूप भी है।
ये सर्कल का डबल मीनिंग है। डीएल किस पे कट होगा? लूप पे अलोंग द टेंजेंट। फील्ड लाइंस भी यही है, तो इंटेंसिटी भी दिखाओगे तो अलोंग द टेंजेंट ही होता है। तो कहीं पर भी बी और डीएल को कहीं पर भी देखोगे तो वो एक ही साथ जाएंगे, यानी थीटा इनके बीच क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, टीचर भी समझा नहीं पाते। ये सर्कल का डबल मीनिंग है। लूप भी है तो डीएल भी दिखेगा, डीएल तो लूप का ही लेना है, और फील्ड लाइन भी सर्कुलर होती है तो इंटेंसिटी भी आपको वहीं पे दिखाना पड़ेगा। दोनों है और दोनों अराउंड द टेंजेंट ही करता है, तो थीटा का झमेला नहीं है, थीटा जीरो ही होगा। उसके बाद बी डॉट डीएल को खोलो, पहला स्टेप कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, थीटा जीरो रखो। अगले स्टेप में फील्ड किसकी होती है? करंट वायर की। लॉन्ग वायर की फील्ड आर डिस्टेंस पे देखना है, क्योंकि अगर सर्कल का रेडियस आर है तो आर डिस्टेंस पे देखोगे ना बेटा। तो आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, फिर बी की वैल्यू पुट करो, सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल का बच जाएगा। डीएल को तो पता ही है, बड़ा होकर पूरे लूप को कवर कर लेगा, एक डीएल काट दो आ जाएगा। ये जो याद रखना, इंटीग्रेशन में अगर कभी ऐसे गोला सा लग जाए तो समझो वो क्लोज के लिए हो रहा है, चाहे वो क्लोज सरफेस है चाहे वो क्लोज लूप है। ठीक है, अब इस पे मैं एम्पियर सिग्नल जो मैंने करवा दिया, अब इस पे मैं करवाऊंगा एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशंस क्या है? इसके 4 एप्लीकेशन है बेटा, 4 एप्लीकेशन, चारों एप्लीकेशन कराऊंगा, ध्यान से पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है उसका एप्लीकेशन। तो इसके मैं बता चुका था आपको कि इसके 4 एप्लीकेशन हैं, 4 में से 2 मैं आज कराऊंगा। पहला एप्लीकेशन याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये चैप्टर शुरू में, तो बायोट-सावर्ट्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि लॉन्ग वायर के इंटेंसिटी का फॉर्मूला आर डिस्टेंस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, बट इसका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया था। सर्कुलर लूप की फील्ड का तो करवाया था, मुझे याद है, बट लॉन्ग वायर का मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया था, याद करो फर्स्ट क्लास। लेकिन इसका डेरिवेशन अब करना है कौन से लॉ से? बायोट-सावर्ट्स लॉ से नहीं है सिलेबस में। लॉन्ग वायर की इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है एम्पियर्स लॉ की मदद से। तो मान लो एक लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी मदद से? मुझे पता है ये होता है, आप यूज कर चुके हो, जब आप एम्पियर्स लॉ प्रूव कर रहे थे तो उसका यूज किया था ना। पर अब हम ये मान के चलेंगे कि हमें ये पता ही नहीं है। अब हमें एम्पियर्स लॉ पता है, फील्ड नहीं पता। लॉ के प्रूफ में ये पता था, लॉ प्रूफ किया था, और अब क्या मान रहे हैं कि हमें लॉ पता चल चुका है बट हमें बी नहीं पता है। तो उसके लिए सारा कुछ वही तामझाम करेंगे, लॉन्ग वायर लेंगे। ये लॉन्ग वायर वही है बच्चे जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। उसके लिए एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। एम्पियर्स लॉ के लिए आपको पता है वायर को बंद करना पड़ेगा, जैसे गॉस में चार्ज को बंद करना पड़ता था, वायर को सर्कुलर लूप से बंद कर दो। लूप पे डीएल ले लो छोटा सा, टेंजेंट के अलोंग कटेगा, और लूप फील्ड लाइंस भी ऐसे ही होता है, तो बी भी अलोंग द टेंजेंट होगा, वही पुरानी बातें। थीटा हो गया 0, लॉ लगा दो बी डॉट डीएल, थोड़ा बी डीएल कॉस थीटा 0। अब बी हमें नहीं पता, ये मान के चलेंगे हमें बी नहीं पता, तो बी नहीं पता तो बी बाहर ले लो, डीएल म्यू नॉट आई। डीएल बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये नीचे डाल दो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वही फॉर्मूला आया जो लॉन्ग वायर का होता है, पर हमें निकालना पड़ेगा एम्पियर्स लॉ की मदद से फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो जब लॉ प्रूफ कर रहे थे तो बी वाज नोन, ये लाना था। अब जब लॉ पता चल चुका तो ये नोन, अब बी में आना है। अब देखो तो फील्ड डिस्टेंस के साथ इनवर्सली, तो ग्राफ फील्ड और डिस्टेंस के साथ बनाओगे तो इनवर्सली, मतलब वायर से हम जितना दूर जाते जाएंगे, जितनी दूर जाएंगे, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन, पतली सी वायर थी, थिन, वेरी थिन, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर निकालना है, फिर कंडक्टर है, फिर लॉन्ग है, बट थिन के बजाय अब थिक है, फर्क है। पहले वायर थिन था और सेकेंड एप्लीकेशन में वायर अब थिक है, मोटी वायर हो गई है। तो थिक वायर को हम सिलेंडर भी कहते हैं। आपको पता है जब वायर मोटी हो जाती है तो सिलेंडर बन जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक करंट कैरिंग वायर लिख देगा, कंडक्टर लिख देगा, बहुत सारे एग्जाम में उसे सिलिंड्रिकल वायर दे देगा, परेशान नहीं होना। लेकिन जब वायर थिक हो जाती है
तो एक जगह अंदर भी बनेगी और एक जगह बाहर भी बनेगी। जब वायर थिन था, थिन तो इंटेंसिटी जो भी होगी वायर के बाहर ही होगी, कहीं भी बाहर ही होगी। पर जब वायर थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो इंटेंसिटी इनसाइड द वायर भी होगी। थिक का मतलब अंदर भी जगह होगी और आउटसाइड तो होगी। तो जब वायर थिक हो जाती है तो हमें इंटेंसिटी इनसाइड भी निकालना पड़ेगा और आउटसाइड भी निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है, ड्यू टू थिक वायर, देखो थिक वायर लिखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट इनसाइड द वायर एज वेल एज आउटसाइड द वायर। ये है पंगा, थिक में तो बाहर ही बाहर होगी, थिक में अंदर भी होगी। तो एक वायर ले लिया जिसका रेडियस ए माना है, रेडियस ए है, विद करंट आई, और हमें आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है, आर डिस्टेंस पे इनसाइड एंड आउटसाइड। तो पहले कहां निकाल रहे हैं, आउटसाइड। तो आउटसाइड निकालना, रेडियस यहां ए है, वह वायर की रेडियस ए है और डिस्टेंस तो आर ही ले रहे हैं, जैसे पहले आर लिया था अभी भी डिस्टेंस के लिए आर ही ले रहे हैं। तो क्या करेंगे बच्चे, देखो पहले आउटसाइड द वायर निकालना है, मतलब वो जो डिस्टेंस होगा जहां निकाल रहे हो वो रेडियस से ज्यादा होगा। ये वायर, ये उसकी रेडियस, और हमें यहां निकालना, देखो ये आर बाहर है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, वही करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। एम्पियर सर्किट लॉ के लिए क्या करोगे, एक लूप बनाओगे बेटा। ये क्या है, दिस इज योर व्हाट, एक लूप करोगे, लूप से बंद करोगे। ये आपका क्या है, ये एम्पिरियन लूप है, क्योंकि लॉ लगाने के लिए आपको तो बंद करना ही पड़ेगा। तो जहां पे निकालना है आर डिस्टेंस पे और आउटसाइड है तो वो आर ए से ज्यादा ही होगा, लूप ले लो बस। लूप के बाद तो पता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लूप सर्कुलर होता है तो थीटा तो फिक्स है, बार बार कितना बताऊं, थीटा तो जीरो ही होता है। बी डी एल कॉस जीरो म्यू नॉट आई, बी डी एल म्यू नॉट आई, डीएल बड़ा होकर 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वही फॉर्मूला आएगा जो पहले आ चुका है, जो चाहे वायर थिन हो चाहे वायर थिक हो, आर डिस्टेंस पे वही फॉर्मूला होता है। आउटसाइड में कहां कुछ नया तो था ही नहीं। लेकिन जब वायर थिक हो और अब इनसाइड निकालना है तो इनसाइड थोड़ा ध्यान रखना। इनसाइड का मतलब क्या हुआ, अब वो जो डिस्टेंस आर है वो अंदर ही होगा, मींस अब वो आर ए से कम होगा, अंदर आ गया ना तो रेडियस से वो कम ही होगा। फिर वही बात अगेन क्या करोगे, सेम वही काम करोगे बेटा। कितनी बार बताऊं, क्या ले लोगे, एम्पीरियन लूप, जहां पे निकालना है वहां को लेकर एम्पीरियन लूप। लेकिन एक बात बताओ, हम जब लॉ लगाते हैं तो उसमें जो करंट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, जो लूप में पूरा, जो लूप के अंदर बंद हो। तो अगर आप आउटसाइड निकाल रहे थे तो जब आपने लूप बनाया था तो इस लूप के अंदर पूरा का पूरा वायर बंद हो गया था, होल करंट इस लूप के अंदर आ गया था। क्योंकि चाहे गॉस थ्योरम हो या एम्पियर्स लॉ हो, हमें वही करंट लेना पड़ता है, गॉस में वही चार्ज लेना पड़ता है जो लूप के अंदर बंद है। तो जब आउटसाइड निकाल रहे थे, तो जब लूप बना रहे थे तो पूरा का पूरा करंट बंद हुआ था। लेकिन जब आप इनसाइड निकालोगे तो जब लूप बनाओगे तो पूरा करंट थोड़ी बंद हो पाएगा। ये लूप क्या पूरे कंडक्टर को बंद कर रहा है, नहीं ना, ये तो इतने से हिस्से को बंद कर रहा है, पूरा कंडक्टर इसके अंदर नहीं आ पाया। और लॉ बताता है कि हम वही करंट लेते हैं लॉ में, एम्पियर्स लॉ में, जो लूप के पूरे अंदर आ जाए। तो अब इस लूप के अंदर पूरा वायर नहीं आ पा रहा है, पूरा करंट नहीं बंद हो पाएगा, कुछ करंट बंद होगा क्योंकि लूप छोटा है, लूप पूरे सिलेंडर को, पूरे वायर को कवर नहीं कर रहा है। तो यहां एक नया पंगा हो गया कि इसके लूप के अंदर जो करंट एग्जिस्ट करेगा हमें वो निकालना पड़ेगा। तो मान लो वो करंट को हमने आई डैश मान लिया। आई डैश क्या है, करंट इन एम्पीरियन लूप। तो वो निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। कैसे, पहले निकालेंगे टोटल करंट पर यूनिट एरिया। टोटल करंट कितना है, आई। टोटल एरिया क्या होगा, सर्कुलर एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर इस रेडियस का स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, और उसके बाद जितने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अरे यूनिटरी मेथड तो बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 7वीं 8वीं से। किसी बॉडी में से थोड़े से हिस्से का निकालना है तो पहले निकाल दो टोटल पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया के थ्रू ही करंट जो फ्लो करेगा वो सरफेस पे। तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, टोटल रेडियस आ गया यूनिट एरिया का। अब जितने एरिया का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई कट गया, ये आई डैश आ गया। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या करना था हमें, ये जो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट आया था वो निकालना था। अब उसके बाद लगा दो ये एम्पियर्स लॉ, क्या बी डॉट डी एल, वही बी डी एल कॉस जीरो बराबर मी नॉट आई डैश, क्योंकि हम वही करंट लेते हैं जो लूप के अंदर बंद है। बस डी एल 2 पाई आर, आई डैश निकाल चुके हो, कट जाएगा आर आर, क्या फॉर्मूला बचेगा, ये बी जो आएगा इनसाइड आ गया, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई ए स्क्वायर।
यस, तो इनसाइड ये फॉर्मूला आया, ध्यान से देखो, इनसाइड आर के डायरेक्टली आया। तो जब ग्राफ बनाएंगे थिक वायर का, सिलिंड्रिकल वायर का, तो जब तक डिस्टेंस रेडियस से कम होगा यानी इनसाइड होगा तो ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन होगा। और जब डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा ही जूम कर लोगे, डिस्टेंस ज्यादा होने लगेगा, तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्सली बनेगा। तो थिन वायर और थिक वायर में क्या फर्क है बताओ। थिन वायर में इंटेंसिटी जो भी होगी बाहर ही होगी, पूरा करंट बंद होगा, कुछ ड्रामा नहीं है। थिन वायर में अंदर जगह थोड़ी होती है, बट थिक में अंदर भी जगह होती है। तो यहां जब अंदर निकालने लगेंगे तो एम्पीरियल लूप जब लेंगे तो वो लूप पूरे वायर को, पूरे सिलेंडर को बंद नहीं कर पाएगा, तो करंट भी हमें अलग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉ में तो हमें वही करंट लेना है जो लूप के अंदर बंद होता है। बाहर लोगे, यहां पे लोगे तो पूरा करंट बंद हो जाएगा, तो पूरा करंट आ गया, जितना का टोटल आ गया। पर जब अंदर लोगे तो इतना ही लूप होगा, अभी भी लूप पूरे सिलेंडर को बंद नहीं कर पाएगा, पूरे वायर को बंद नहीं कर पाएगा, तो करंट हमें पहले लूप के अंदर का अलग से निकालना पड़ेगा। कौन से मेथड से, यूनिटरी मेथड से। टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, और जितने एरिया का चाहिए पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद लगा दो एम्पीयर्स लॉ। तो इनसाइड आर के डायरेक्टली हो रहा है, ग्राफ ऐसे बनेगा, आउटसाइड इनवर्सली बन रहा है। तो जब तक यहां पे रेडियस को ए लिया गया है और डिस्टेंस को आर, डिस्टेंस को तो यहां भी आर लिया था, यहां भी आर लिया था, तो जब तक डिस्टेंस रेडियस से कम होगा तो स्ट्रेट लाइन इनसाइड देखो डायरेक्टली है, और बाहर जाओगे तो आउटसाइड में देखो इनवर्सली। ठीक है, तो बच्चे मुझे लगता है पूरी उम्मीद समझ में आ गया होगा। एम्पियर सर्किट लॉ के ये दो एप्लीकेशन थे। अब इसके दो एप्लीकेशन और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है।